कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आ चुका हूँ 25 जो है नवंबर का फुल पेपर, ठीक है? एएलपी का जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, आरआरबी एएलपी का 25 नवंबर का, उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या उसके आगे भी जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से आपके 75 ठो प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, सेम टू सेम उसी तरह के ये क्लास को बनाया गया है, ठीक है? तो बेहतरीन तरीके से आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके कैसे प्रश्न आने वाले हैं, किस तरीके से आने वाले हैं और कितने आप लोग अभी सॉल्व कर सकते हैं, ये आप लोग यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं और 100% चांस है कि यहाँ से प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है? तो प्लीज़ जो है आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रामबाण जो है आप लोगों को अभी प्रोवाइड होगा आपके बहुत ही जल्द। यहाँ पे रामबाण भी प्रश्न मिलेगा जीके और जो है साइंस का, उसके बाद से मैथ रीजनिंग का भी मिलेगा, ठीक है? तो बेहतरीन तरीके से क्लास करना है तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहले जो है रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद से जो है आप लोगों के साइंस के, फिर मैथ के, फिर जो है आपके जीके के। तो टोटल जो है आप लोगों के सेम टू सेम जिस तरह से पेपर बना हुआ है, सेम टू सेम उसी तरह से मैं लेकर आ चुका हूँ। प्लीज़ जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसके लिए जो है एक लाइक तो आप लोग ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताइएगा कि इसमें जो है आप लोगों के लुप्त संख्या के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। ये जो वाट का चिन्ह दिया गया है, यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और मेरा मानना है कि अगर आप यहाँ पे प्रश्नों को कर लेते हैं तो 100% है कि एग्जाम हॉल में आप लोगों का जो है एक भी प्रश्न बाकी नहीं होगा। इससे लो ही लेवल का प्रश्न आएगा, इससे हाई लेवल का प्रश्न नहीं पूछने वाला है एग्जामिनर। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और इसी ट्रिक से जो है एग्जामिनर प्रश्न भी बनाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर दे कि यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है? 3 5 5 और यहाँ पे 4 लिखा है, ठीक है? इसको हम क्या करें, जोड़े घटाएं, इसको मिलाकर हमको 1 लाना है, ठीक है? सेम टू सेम वही कंडीशन से यहाँ पे हमको लाना है, यहाँ पे बीच में 5। तो उसी लॉजिक से हम यहाँ पे वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब चलिएगा इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसमें ये कर सकते हैं कि 3 और 4 को जोड़िएगा 7 हो जाएगा, ठीक है? 5 5 जोड़िएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 7 घटाइएगा 1 नहीं होगा, मतलब ये लॉजिक आपका जो है गलत हो गया। दूसरा लॉजिक ये हो सकता है कि हम क्या कर दें कि यहाँ पे 3 और 5 को जोड़ देते हैं, ठीक है? 3 और 5 को जोड़ेंगे तो ये हमको मिलेगा 8। 5 और यहाँ पे जो है 4 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9, और 9 में से 8 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो आप लोगों का दिया गया है, इसको एक साथ और इसको एक साथ, ऊपर नीचे का, ठीक है? तो ये आप लोगों को वही लॉजिक लगाना है। यहाँ पे देखिए नीचे साइड में क्या लिखा है, 7 और 7 तो जोड़ लीजिए 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 और 4 को जोड़ लीजिए तो 5 4 कितना हो गया, 9। तो अब जो है 14 में से 9 जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो 5 जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे भी दिया गया है। अब सेम टू सेम उसी लॉजिक के आधार पे हम लोगों को यहाँ पे बताना है, तो इसको जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 5 और 3 8, और माइनस कर देंगे इन दोनों को जोड़कर, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, तो 8 में से 3 जाएगा। आप लोगों को इस वाट के स्थान पे 5 बताना था, तो 5 जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी में सही दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत बेहतरीन है। दूसरा, नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाले जो है विकल्पों को चुने, ठीक है? मतलब वर्ड के स्थान पे आने वाले शब्द को जो है हम लोगों को यहाँ पे चुनना है, ठीक है? चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। अब देखिएगा यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये एनालॉजी का प्रश्न है, लिखा हुआ है 83 का जो है 43 का संबंध जो है 57 से है, ठीक है? 43 का जो संबंध है आप लोगों का 57 से कह रहा है, तो 101 11 का संबंध यहाँ पे किससे होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने के 110% चांसेस है, ठीक है? तो आप लोग जो है प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से समझिए और सॉल्व कीजिए। सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर 43 से देखिएगा 57 तो कहिएगा यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 4, और यहाँ पे 1, 14 को जोड़ा गया है, ठीक है? इसमें भी 14 अगर हम जोड़ देते हैं
तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा 125, ठीक है। और 125 अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, मतलब जो हम लॉजिक लगा रहे हैं वो सरासर गलत है, ठीक है। दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे और दूसरा लॉजिक यहाँ से हम निकाल लेंगे कि जो 43 लिखा गया है इसको हम क्या कर सकते हैं कि 43 आ जाए, तो बोलेंगे कि 6 का वर्ग करके, ठीक है, इसमें जो है 7 जोड़ दिया गया है, ठीक है। 6 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 36, और 36 में 7 जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 43। बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब वही लॉजिक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 6 के बाद कौन सा अक्षर आता है 7, ठीक है। 7 का वर्ग करके 7 के बाद देखिए 6 था तो 7 जोड़े, तो 7 है तो आप कितना जोड़ेंगे 8 है। 7 का वर्ग कितना होता है 49, और 49 में 8 जोड़ेंगे तो 49 8 कितना हो जाएगा 57, और 57 जो है आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। बेहतरीन तरीके से समझ में आप लोगों को प्रश्न आ रहा होगा। वही लॉजिक यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है 111 लाना है तो हम क्या करेंगे कि 100 का वर्ग करेंगे और इसमें 11 जोड़ देंगे। 100 के बाद क्या आता है 11, सॉरी 10 के बाद क्या आता है 11। तो यहाँ पे जो अक्षर है देखिए 7 है तो 8 जोड़े, 6 है तो 7 जोड़े हैं, तो 100 का 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, 100 में 11 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 111। अब देखिए यहाँ पे जो अक्षर है उसके तुरंत बाद वाला यहाँ पे लिखा गया और इसका स्क्वायर किया गया। देखिए यहाँ पे 7 है तो 7 का यहाँ पे वर्ग लिखा गया है, तो हम लोग भी यहाँ पे 10 के बाद 11 है तो 11 का वर्ग करेंगे यहाँ पे, और इसमें कितना जोड़ेंगे 11 के बाद कौन सा अक्षर होता है 12, ठीक है। तो 11 का वर्ग कितना होता है 121, और प्लस में उसमें 12 जोड़ देंगे तो 121 और प्लस 12 कितना होता है 133, ठीक है। 133 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न यदि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में एक लुप्त पद है, ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा, मतलब वार्ड के स्थान पे आने वाले शब्द। चलिएगा बताइएगा। और ये फूल जो है आप लोगों का मॉक टेस्ट लमसम जो है आप लोगों के 1 घंटे का होने वाला है, ठीक है। तो 1 घंटे का पेपर है, आप लोग प्लीज जो है अंत तक जो है वीडियो को देखिएगा, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो श्रृंखला बढ़ रहा है, ठीक है। श्रृंखला क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ने के सिचुएशन में हम इसमें कुछ जोड़ सकते हैं या गुणा कर सकते हैं, ठीक है। 2 से हो गया 10 यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 से हो जाएगा 10, 10 से यहाँ पे लिखा है 26 यानी कि कितना जोड़ा गया है 16, 16 से जो है यहाँ पे लिखा गया है 10 से हो गया 26, 26 से हो गया 50, 50 यानी कि कितना जोड़ा गया है यहाँ पे 24। यहाँ पे देखिएगा 50 से जो है 82 लिखा गया है, मतलब इसमें कितना जोड़ा जाएगा 32, ठीक है। पहले 16, फिर जो है आप लोगों का पहले 8, फिर 16, फिर 24, फिर 32, तो इसके आगे हम लोग क्या जोड़ेंगे तो कहिएगा। देखिए यहाँ से 8 8 जो है जोड़ा गया है, ठीक है, सब में 8 8 प्लस कर दिया है, तो 32 में 8 जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। जो है 42 में जब हम 40 जोड़ देंगे, 42 में 40 तो ये हो जाएगा आप लोगों का 122, और 122 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी में। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है चौथा प्रश्न देखिएगा। यदि जो है वार्णथी शब्द के जो है प्रत्येक अक्षर को जो है वर्णमाला के क्रम में जो है बाएं से दाएं की ओर जो है व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षर जो है अपरिवर्तित रहेंगे, कितने अक्षर हैं जो अपरिवर्तित रहेंगे, ठीक है। अब जो है ये प्रश्न मजेदार है, अब जो है आप लोगों को बताना है क्या लिखा गया है WORTHY, यही लिखा गया है। यही जो है आप लोगों को यहाँ पे पहले बोला गया है कि प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के जो है क्रम में जो है बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित करना है, बाएं से जो है दाएं की तरफ आप लोगों को व्यवस्थित करना है।
अब देखिए इसको जो है सबसे पहले क्या करना है कि जो है यहाँ पे इसको व्यवस्थित कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें अक्षर में क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा आप लोगों का कौन सा अक्षर, तो कहिएगा इसमें सबसे पहले यच आएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा यच। यच के बाद से कौन सा अक्षर आता है ओ। ओ के बाद से क्या आता है आर। आर के बाद से आता है टी। टी के बाद से आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू के बाद से आता है यू। अब बोला गया है यहाँ पे कि इसमें जो हम लोगों ने परिवर्तन जो किया है इसमें कौन कौन अक्षर है जो अपरिवर्तित रहा, मतलब चेंज नहीं हुआ। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन जो अक्षर है उसमें चेंजिंग नहीं हुआ। पहले जो बोला गया था उसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया था कि इस वर्ड को जो है लिखना है और जो है प्रत्येक अक्षर को जो है वर्णमाला के अनुसार। जैसे में देखिए सबसे पहले इसमें जो वर्ड लिखा गया इसमें सबसे पहले कौन सा अक्षर होता है यच, तो यच को पहले लिखा, फिर होता है ओ, तो ओ को लिखा, फिर जो होता है इस ओ से बड़ा आर, आर से बड़ा होता है टी, टी के बाद आता है डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद लास्ट में आता है आप लोगों का वाई। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दिया। अब बोला है कि कितने अक्षर जो है आपके अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित मतलब चेंज नहीं हुआ। हम जो चेंजिंग किए हैं उसमें कितने जो है अक्षर जो है चेंज नहीं हुए हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे डब्ल्यू है पहले, तो यहाँ पे एच आ गया, ये तो चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए ओ है और ओ है। ठीक है, दूसरे वाले में दोनों में ओ आ रहा है, तो यहाँ पे एक जो है आप लोगों के अपरिवर्तित देखिए यहाँ पे आर है और यहाँ पे भी आर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा उसके आगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को इसके आगे देखिएगा यहाँ पे बेहतरीन तरीके से तो लिखा गया है टी। ठीक है, तो टी का यहाँ पे टी लिख रहा है, टी का क्या हो रहा है टी, उसके बाद से वाई का यहाँ पे वाई लिख रहा है। ठीक है, वाई का क्या हो रहा है वाई हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कितने अक्षर जो है आप लोगों के चेंज हुए हैं और कितने चेंज नहीं हुए हैं ये पूछा गया था। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कितने चेंज नहीं हुआ है, तो एच ओ आर, आर के बाद आता है आपका टी, उसके बाद से आता है डब्ल्यू, फिर आता है वाई। तो देखिए एक दो, ठीक है तीन, और यहाँ पे वाई का वाई, चार जो है ऐसे अक्षर है जो अब जो है चेंज नहीं किए गए हैं। ठीक है, चार जो है ऐसे अक्षर है जो सेम के सेम रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे दोनों में जो है सेम सेम है, तो चार अक्षर यानी कि तीन से अधिक अक्षर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का कौन सा राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को देना है यहाँ पे। चलिएगा देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है अगला प्रश्न। पांचवें प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को देना है। कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में BAD को जो है 7 और जो है SAP को जो है यहाँ पे 9 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में BAN को हम लोग क्या लिखेंगे। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और सेम टू सेम इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस टाइप के प्रश्नों के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार रहिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिएगा देखिएगा, और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। देखिए कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न आप लोग बनाएं, नहीं बनता है तो उसके बाद से हम जो है आप लोगों के तरीके बता रहे हैं उसको ढंग से आप लोगों को देखना है, उसी तरह से हर एक जो है क्वेश्चन पे लागू करना है। आप लोगों के सेम टू सेम उसी तरह से बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 7 लिख रहा है, तो हम किस तरह से 7 लिखेंगे देख लीजिए। यहाँ पे बी का कोड कितना होता है 2, ए का कोड होता है 1 और डी का कोड होता है 4। मैंने बोला है कि आप लोगों के ABCD के टोटल कोड जो है याद रखना है। तो 2 का कोड यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए, 2 1 3, 3 और 4 कितना हो गया 7, और 7 जो है आप लोगों को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब वही लॉजिक जो है आप लोगों को इसके साथ देख लीजिए क्या लिखा हुआ है SAP। ठीक है, SAP लिखा है, तो एस का कोड कितना होता है 19, ए का कोड कितना होता है 1 और पी का कोड होता है 16। सबको यदि हम जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। ठीक है, 19 1 20 100 6 16, तो यह हो गया 36। अब जो है यहाँ पे लिख रहा है 36 को ये 9, 9 किस तरह से लिखा है, तो देखिए 36 जो लिखा गया है 3 और 6 को जो है ये जोड़ दिया है अंकों को, तो ये हो गया कितना 9। ठीक है, जो अंक आया है उसको जोड़ दिया है। यहाँ पे टोटल अंक जो है एक अंक में है, इसीलिए 7 को 7 लिखा है। 36 के अंकों को जो है 3 और 6 में बांटकर इसको जोड़ दिया है। अब जो है सेम टू सेम वही लॉजिक हम लोगों को पूछा गया है BAN के। ठीक है, BAN के साथ लगाना है, तो बी का कोड होता है 2, ए का कोड होता है 1, एन का कोड होता है 14। सबको जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 14 1 15 2 17। ठीक है, और 17 में कितना अक्षर है 1 और 7, तो 1 और 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, और 8 जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है। क्या बोला गया है, पहले समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि पी और क्यू भाई हैं, ठीक है। जैसा बोल रहा है वैसा ही हम लोगों को करना है। ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई। पी जो है एस का पिता है। पी कौन है, एस का पिता। एस का पिता जो है आप लोगों के पी हो गए, ठीक है, मतलब इसका ये पुत्र है। कह रहा है आर जो है क्यू का इकलौता पुत्र है। आर जो है क्यू का इकलौता पुत्र है। इसका जो है इकलौता पुत्र कौन है, आर। आर जो है क्यू का इकलौता पुत्र हो गया, ये पुत्र हो गया, ठीक है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये दोनों आपस में क्या है, भाई है, ठीक है। ये दोनों आपस में भाई है और यू से जो है विवाहित है। कौन, आर जो है बोल रहा है कि यहाँ पे आर जो है क्यू का इकलौता पुत्र है और जो है यू से विवाहित है। आर का ही बात हो रहा है कि ये यू से विवाहित हो रहा है, इसका मतलब विवाह यू से हुआ है, ठीक है। तो यू जो है यहाँ पे बोल रहा है कि जो है आप लोगों का यू जो है एस से कैसे संबंधित है। यू जो है आप लोगों का एस से कैसे संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। यस और यू में क्या संबंध है, यस जो है यू का क्या लगता है, ठीक है। यू जो है एस की क्या है, यू एस की क्या है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये दोनों भाई हैं, ठीक है। पी और क्यू भाई हैं, तो इनके दो लड़के हुए, एक का है आर और एक का है एस, ठीक है। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे, मतलब चचेरा भाई हो जाएंगे। दोनों के पिता जब भाई हैं तो इनके दोनों लड़के भी भाई लगेंगे, ठीक है। खास भाई नहीं, चचेरा भाई। और इसकी जो है आर की एक शादी हुई है यू से, ठीक है। तो ये इसकी यश की क्या लगेगी, तो भाभी तो लगेगी। जब ये भाई है तो भाई मतलब कि बड़ा भाई है, तो इसकी जो है वाइफ क्या लगेगी, तो भाभी लगेगी, क्योंकि बहन तो लगेगी नहीं, सास तो लगेगी नहीं, माँ तो लगेगी नहीं। तो आप लोग ये भी लगा सकते हैं कि ये हो जाएगा आप लोगों का भाभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि मानसी दक्षिण की ओर जो है 30 मीटर चली, बाएं मुड़ी और जो है 15 मीटर चली, फिर जो है वह दाएं मुड़ी और 20 मीटर चली, फिर वह जो है दाएं मुड़ी और जो है 15 मीटर चली। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है, ये हम लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताइएगा कि अब जो है वह प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है, ये आप लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो मैंने जो है आप लोगों को पहले भी बताया है इस टाइप के प्रश्न की ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है दिशा पूरब और ये होता है पश्चिम, ठीक है। यही दिशा होता है। ये बोल रहा है कि मानसिन जो है दक्षिण की तरफ 30 किलोमीटर चले, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए दक्षिण नीचे की तरफ है, तो 30 किलोमीटर नीचे चली आई, ठीक है। अब कह रहा है कि बाएं मुड़ती है, ये जो है किधर मुड़ती है, तो बाएं साइड में, ठीक है। तो इसका बायां ये हो जाएगा। और बोल रहा है कितना, 15 किलोमीटर चलता है। इधर से जो है ये कितना किलोमीटर चल गई, 15। अब कह रहा है फिर जो है वह दाहिने तरफ मुड़ती है, तो दायां साइड इसका किधर हो जाएगा, यहाँ पे दाहिना साइड इसका नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। और कितना चली, 20 किलोमीटर फिर चल गई, ठीक है। अब बोल रहा है फिर वह जो है बाएं दाहिने तरफ मुड़ती है, ठीक है। तो दायां साइड इसका ये हो जाएगा, दायां साइड मुड़ गई और कितना चली, 15 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर चली। अब जो है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो पहले देखिए यहाँ से ये चली 30 किलोमीटर, 30 के बाद से यहाँ पे चली 15, 15 के बाद चली 20, 20 के बाद से इधर चली 15। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये 15 है, ठीक है, ये भी 15 है और ये 20 है, तो अगर कोई यहाँ से ये रोड पूछेगा तो ये भी आप लोगों को बताना है 20, क्योंकि ये आयत बन रहा है, यहाँ पे 20 है तो ये भी 20 बनेगा। ये जब 15 15 है तो देखिए इधर की दूरी कितना है, 30 है और नीचे कितना है, 20। तो 30 और 20 जो है यहाँ पे पहले थी और अब जो है आके यहाँ पे चली आई है। तो 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर जो है अब वो दूर है, ठीक है। तो आपको 50 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे। नीचे दिए गए वर्गों के बीच जो है संबंध को दर्शाने वाले आरेख को पहचाने। नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को जो है दर्शाने वाले आरेख को जो है आप लोगों को पहचानना है। क्या क्या दिया गया है, भोजन, दही,
जो है चम्मच, ठीक है। इसके बीच जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। तो बेहतरीन तरीके से जो है आप लोगों को मैंने इस तरह के प्रश्न आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त जो है पहले से पढ़ रहे हैं क्लास में, उनको तो मुझे लगता है कि किसी प्रकार के दिक्कत नहीं होने वाला है। हर एक सवाल में वो आसानी से बना सकते हैं। एग्जाम हॉल में देखिएगा आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। चलिएगा, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, भोजन जो लिखा गया है, भोजन के अंदर जो भी हम खाते हैं, ठीक है, वो जो है भोजन के अंदर ही आता है। जैसे कि दही हम लोग सेवन करते हैं, खाते हैं, तो ये भी एक प्रकार का भोजन है। दूध खाते हैं, ये भी भोजन है आपका। जो है दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, जो भी खाते हैं वो सब भोजन के अंदर ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप लोगों का अगर इसका फिगर हम बनाना चाहेंगे तो भाई साहब ये हो जाएंगे भोजन, ठीक है। ये जो बनाए हैं ये फिगर में आपका भोजन का है, और भोजन के अंदर ही आप लोगों का दही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि दही एक प्रकार का क्या है, भोजन है। और चम्मच जो है, देखिए चम्मच ना तो भोजन है ना ही दही है। तो चम्मच जो है आप लोगों का एक अलग प्रकार की वस्तु है, तो ये अलग हो जाएगा। और ऐसा जो है फिगर आप लोगों को किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत मजेदार प्रश्न है। कह रहा है कि यदि एल का अर्थ गुणा, एम को जो है भाग, पी को जो है यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या लिखा है, क्यू को जो है यहाँ पे माइनस लिखा जाता है, तो इस समीकरण का जो है सॉल्यूशन बता दीजिए। अब ये प्रश्न तो हमको लगता है कि सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मजेदार प्रश्न है, बहुत ही हलवा भी प्रश्न इसको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी आप लोगों को मैंने कराया हुआ है, ठीक है। तो ये प्रश्न आप लोगों के इजी वे में बन जाना चाहिए। अब देखिए क्या करना है, जो भी ऊपर लिखा गया, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है इन प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। अपने मन से सॉल्व नहीं करना है। पी को क्या बोला गया है, पी यहाँ पे आ जाइए, पी को बोला गया है प्लस, तो यहाँ पे प्लस रखेंगे। उसके बाद से 24 रखेंगे। एम का अर्थ क्या है, तो एम का मतलब है भाग, तो यहाँ पे भागा रखेंगे कितना, 8। और उसके बाद से क्या बोला गया है, अब भागे के बाद से यहाँ पे क्यू क्यू बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू है, तो क्यू का मतलब देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, -6। एम उसके बाद से लिखा है, एम का अर्थ क्या है, भागा, तो भागा लिखेंगे 2। एल एल का अर्थ क्या है, गुणा, तो गुणा लिखेंगे आप लोगों का 3, ठीक है। अब इसी को जो है हम लोगों को सॉल्व कर देना है। सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए ये 16 का 16 हो जाएगा प्लस, सबसे पहले भाग देंगे तो 8 से 24 में भाग देंगे, तो 8 तरीका 24, माइनस 2 से यहाँ पे 6 में भाग दे देंगे, तो 2 तिहाई 6, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। गुणे लिखा हुआ है तो गुणे 3। सबसे पहले भागा का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को 3 में 6 से गुणा नहीं करना है, यहीं पे आप लोग गलती करते हैं, जिसके कारण प्रश्न जो है गलती हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, 3 में 3 से गुणा कर देते हैं, 3 तरीका हो गया 9। 16 और 9 पहले जोड़ लेना है, ये हो जाएगा 19। 19 में से 9 जाएगा, आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा 10। तो 10 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और फटाफट जो है आप लोगों के साइंस के प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि साइंस में जो है ज्यादा समय नहीं लेना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि सार्स रोग किसके द्वारा फैलता है। साइंस का पहला प्रश्न आ चुका है, और 25 ठो प्रश्न आपके साइंस के हैं, ठीक है। तो फटाफट इसके बाद मैथ के प्रश्न आएंगे, जीके के आएंगे, तो फटाफट जो है प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, सार्स किस बीमारी का रोग है, फैलता है, किसके कारण फैलता है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा ये जो है फंक्स के जो है कारण फैलता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। फटाफट प्रश्नों को देखते हैं। ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है, ब्लड बैंक के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि फ्लीहा को, ठीक है। फ्लीहा जो है एक प्रकार का क्या है, ब्लड बैंक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है। सूर्य की जो ऊष्मा है वो पृथ्वी तक किस विधि के द्वारा जो है पहुंचती है, ये हम लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताइएगा कि किस विधि के द्वारा पहुंचती है। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। तो सभी लोग कहेंगे विकिरण के द्वारा आता है, ठीक है। तो विकिरण जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का जो है एसआई मात्रक क्या होता है। और मैंने आप लोगों को बताया है कि सभी जो है आप लोगों को फिजिक्स के जो है एसआई मात्रक याद रखना है, क्योंकि एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे जाएंगे।
तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों को याद रखना है चुंबकीय फ्लक्स का जो है SI मात्रक वो क्या होता है, तो सभी लोग बताएंगे वेबर। ठीक है, वेबर जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोग कहेंगे कि मनुष्य के शरीर की जो है सबसे छोटी ग्रंथि यहाँ पे है आपके प्यूटरिक ग्रंथि। ठीक है, प्यूटरिक ग्रंथि आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है कि डायलिसिस पर जो है किसे रखा जाता है। डायलिसिस पर किसे हम लोग रखते हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन क्लास है आज का और ये सेम टू सेम आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो डायलिसिस जो है आप लोगों को याद रखना कि ये जो है एक किडनी रोग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत की जो है मोटाई मापने वाली इकाई क्या है। जो ओजोन परत है उसकी मोटाई हम लोग मापते हैं, वो किस में मापते हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा जो है डासंस से। ठीक है, डासंस जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पित्त किस जो है रंग के द्वारा स्रावित होता है। पित्त जो है किस रंग के द्वारा स्रावित होता है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, सभी लोगों का उत्तर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि यकृत से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि जो है रक्तचाप को नियंत्रित करता है। कौन सी ग्रंथि है जो रक्तचाप को जो है नियंत्रित करता है, बताइएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है सभी लोग। तो कहिएगा एंड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, एंड्रिनल ग्रंथि जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा बेहतरीन प्रश्नों को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से याद भी कर लेना है सारे प्रश्न। श्वेत रक्त कणिकाओं का जो है निर्माण कहाँ होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, चलिएगा बताइएगा बेहतरीन तरीके से सभी लोग। तो कहिएगा ये जो है आप लोगों के जो है अस्थि मज्जा फिंडनोज में जो है प्लीहा में, यानी कि सभी जगह होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग लगाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, चलिएगा बताइएगा। सभी लोग बताएंगे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यकृत। ठीक है, लीवर जो बोला जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि डर्मेटोलॉजी में किसका जो है अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा त्वचा का। ठीक है, त्वचा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलता है, कह रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ऊतकों का जो है अध्ययन क्या कहलाता है। जो हम ऊतकों के बारे में पढ़ते हैं इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ऊतकों के अध्ययन को हम लोग कहेंगे कि हिस्टोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, हिस्टोलॉजी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऊतकों का अध्ययन। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है, कह रहा है चौथा कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की जो है प्रक्रिया क्या कहलाती है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि प्रोटीन के निर्माण का जो है आधारभूत इकाई क्या है। प्रोटीन के जो है निर्माण का आधारभूत इकाई क्या होता है, तो कहिएगा ये जो है आप लोगों के होता है एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न देखिएगा, अनुवांशिकी की खोज किसने की थी। अनुवांशिकी की खोज किसने की थी, सभी लोग बताएंगे। सभी लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये जो है ग्रेगरी मेंडल ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि डायलर प्रभाव किससे संबंधित है। डैपलर प्रभाव जो है किससे संबंधित है, बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो सभी का उत्तर आएगा ध्वनि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्च ताप मापने की इकाई उच्च ताप के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है। उच्च ताप मापने के लिए जो है किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि पायरोमीटर का। ठीक है, पायरोमीटर जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक जो है अश्व शक्ति बराबर क्या होता है। ठीक है, कितने वाट के बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति मतलब एक जो है अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है, तो कहेंगे
700 जो है 46 वाट के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है, कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब किससे जो है मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बेहतरीन प्रश्न है, सभी लोगों का उत्तर बेहतरीन ही आना चाहिए। तो सभी लोग कहेंगे कि ये जो है आप लोगों के बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। भूकंप की जो तीव्रता होती है ये हम लोग किससे नापते हैं या मापते हैं, चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो सभी लोगों का आएगा सिस्मोग्राफ से, ठीक है। भूकंप की जो तीव्रता होती है इसको हम लोग सिस्मोग्राफ से नापते हैं, ठीक है, मापते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है, कह रहा है कि त्वरित चालक की खोज किसने की थी। त्वरित चालक की खोज किसने की थी? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, सभी लोगों का बेहतरीन उत्तर आना चाहिए कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका खोज किया था, त्वरित चालक का। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का जो है प्रयोग होता है। पौधों की वृद्धि मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि इसके जो है आप लोगों के क्रेस्कोग्राफ का जो है हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, क्रेस्कोग्राफ का हम लोग यूज करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि एक माइक्रोन बराबर क्या होता है। एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आप लोगों का उत्तर आना चाहिए। तो एक माइक्रोन बराबर बताइएगा कि ये होता है आप लोगों के 0.001 मिमी। 0.001 मिमी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है। लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के दूध को मापा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग चलते हैं मैथ के प्रश्न की ओर, और मैथ जो है आप लोगों को मालूम है बहुत ही बेहतरीन है, और हर एक चैप्टर के मैथ के प्रश्नों को आप लोगों को यहाँ पे लिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांस है। तो आप लोग जो है मैथ के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से देखिएगा और हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझिएगा। चलिएगा देखिएगा अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न से, क्योंकि इसके पहले जो है हम लोगों ने 1 से लेके और 25 तक प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। जितने भी मेरे दोस्त जो है इस क्लास को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और आज जो है 26 नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, 26 से आगे के जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न मैथ का यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो है हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। कह रहा है कि किसी वस्तु के जो है मूल्य में 10% की कमी कर दी जाती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है पुराने मूल्य पर लाने के लिए उसकी कीमत में कितनी वृद्धि करनी होगी, ठीक है। इसका कहने का मतलब पहले अगर आप लोग समझेंगे तो ही इस प्रश्न का जो है उत्तर बेहतर तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो है इसका जो है मतलब क्या है ये समझ लीजिए कि कोई जो है पहले जो है वस्तु थी उसका मूल्य जो है 10% अब घटा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद से जो है बोल रहा है कि पुराने वस्तु का जो मूल्य है उतना ही में हमको लाना है, ठीक है। तो कितना वृद्धि कर दें, जैसे कि देखिए मान लीजिए कि 100 रुपया वस्तु का मूल्य है, ठीक है, और यहाँ से बोला जा रहा है कि 10% घटा दीजिए। तो अब घटाने के बाद ये वस्तु कितने में बेचना पड़ेगा आपको? 90 रुपया में। पहले इसका दाम कितना था? 100 रुपया। अब जो है इसमें से 10 माइनस करने के बाद ये हो गया जो है आप लोगों का कितना, तो 90 रुपया, ठीक है। ये बोला गया है कि 10% कम कर दीजिए, ठीक है। तो 10% कम कर दिए यहाँ पे, मतलब 100 का 10% निकालिएगा तो यहाँ पे 10 ही होगा, तो 100 में से 10 घटा दीजिएगा, 90% हो गया। अब बोल रहा है कि पुराना इसका वैल्यू ला दीजिए, मतलब पुराना मतलब यहाँ पे जो पहले था इसका दाम, मतलब पहले था 100, तो 100 ही इसको अब कितना बढ़ाए, 90 में कितना बढ़ा दे, कितना परसेंट की 100 हो जाए, ठीक है। 90 में कितना परसेंट बढ़ाना है ये बोला गया है, कितना वृद्धि किया जाए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 90 से 100 होने में कितना वृद्धि किया जाएगा, तो कहिएगा 90 से 100 होने में हम लोग कितना जोड़ेंगे, तो 10 जोड़ेंगे। 10 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितने में जोड़े हैं, तो 90 में, तो नीचे 90 लिखेंगे और परसेंटेज के लिए कितना लिखेंगे, गुणा 100, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा।
यहाँ पे देखिए पहले बोला गया है कि 90 तो हो गया है कम करने पर, लेकिन अब फिर जो है हमको पुनः उतना ही लाना है, ठीक है। पुराना कितना था, इसका दाम 100, तो यहाँ पे 10 हम लोगों को 90 से 10 जोड़ना पड़ेगा, 10 और बढ़ाना पड़ेगा, अधिक करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा, तो 100 हो जाएगा। तो ये बोला गया है कि 10 जो है कितना परसेंट होगा, तो 90 का 10% यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब ये जो है आप लोगों का कितना हो जाएगा, 10 तहाँ का 100 हो गया, ठीक है। 100 में जो है अब 9 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे बचा हुआ है 9, तो 9 से भाग देंगे तो 11 9 99 और एक बच जाएगा, और जो है पूर्णांक में 9, यानी 11.1/9 जो है आप लोगों का राइट उत्तर बन रहा है। अब जो है यहाँ पे देख लीजिए कि 11.1/9 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, यही जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे प्रश्न किसी ना किसी जो है पेपर में पूछे गए हैं, और जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है आप लोगों को सॉल्व कराया जा रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्रश्न है जो आपके जो है गेस किया हुआ है, जो कि आगामी पेपर के लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा कि अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है 27 नंबर, ठीक है। कह रहा है कि ए और बी, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिख दिया गया है, यहाँ पे समझ लीजिए बी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बी है, ठीक है, और ये ए है। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को जो है 28 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सी की सहायता से, मतलब एक जो है आपकी सी की सहायता से वे उसी कार्य को जो है 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेले उस कार्य को जो है कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। बेहतरीन तरीके से पहले जो है समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, तो इस प्रश्न को जो है आप लोग बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई ए है, ठीक है, और बी है, ये दोनों मिलकर जो है 28 दिन में काम को कर सकता है, ठीक है, दोनों मिलकर। लेकिन कह रहा है कि अगर इसमें सी भी आ जाए, ए और बी के साथ में सी भी आ जाए, तीनों लोग आ जाए, तो इसके सहायता से, मतलब सी भी काम करेगा, तो मात्र 21 दिन में ही उस काम को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर केवल सी जो है इस काम को करे तो कितना दिन लगेगा समाप्त होने में, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो ये जो है टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, और इससे तो प्रश्न आप लोगों को हर एक जो है एग्जाम में पूछा जाता है, और हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं बनेगा जिसमें जो है मैथ का अगर प्रश्न पूछा जाए उसमें टाइम एंड वर्क से इस टाइप के प्रश्न आपके नहीं पूछे जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से। देखिएगा यहाँ पे पहले जो लाइन में लिखा गया है उसको लिख लेते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 28 दिन, ठीक है। उसके बाद से बोला गया है कि सी की सहायता से, मतलब सी की सहायता का मतलब हुआ कि ए और बी और इसके साथ में सी भी काम करेगा, ठीक है। तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा, 21 दिन में, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो हम सबसे पहले इस टाइप के प्रश्नों को क्या करते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू मिला है हमको, इन दोनों का लॉसो निकालेंगे, ठीक है। 28 और 21 का लॉसो निकाल दीजिए, 28 और 21 का एलसीएम जो होता है उसको निकाल दीजिए, ठीक है। ये 7 से कट जाएगा, 7 चौका 28, 7 त्रिका 21, ठीक है। 7 चौक, यहाँ पे 3 चौका 12, 12 सत्ते कितना हो गया, 84, ठीक है। यहाँ पे 84 आ गया। अब इससे भाग दीजिएगा, 28 से 84 में भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो 28 से 84 में जब भाग देंगे हम, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 3 मर्त में, और ये हो जाएगा 4 मर्त में, ठीक है। 21 से जब भाग दीजिएगा, इस 21 से 84 में तो 4 आएगा, 28 से जब 84 में भाग देंगे तो 3 आएगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी एक दिन में तीन काम करते हैं, ठीक है, और ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। इसका मतलब ये होने वाला है, ठीक है। तो अब बताइएगा यहाँ पे कि अगर ए और बी काम कितना कर रहे हैं, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो ए और बी, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है 4, मतलब तीनों मिलके 4 काम कर रहे हैं, केवल ए बी मिलके 3 काम कर रहा है। तो 4 में से हम 3 घटा देंगे तो यहाँ पे किसका वैल्यू मिलेगा, 4 में से 3 घटा देते हैं तो 1 बचेगा, 1 किसका होगा, तो ये सी का काम होगा, ठीक है। क्योंकि बी और सी तो 3 काम कर रहे हैं, तो 3 काम हम घटा दिए हैं बी और सी का, तो जो है सॉरी बी और ए और बी का काम जो है 3 है, तो 3 घटा दिए हैं 4 में से, तो सी का काम हमको मिल गया 1 दिन, ठीक है।
और ये टोटल काम कितना है आप लोगों का, 84 काम कराना है। तो एक दिन में सी जो है एक काम कर रहा है, तो 84 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, 84 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का जो है सोल्यूशन सभी लोगों को बताना है। देखिएगा आप लोगों का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न ही आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। जितने भी मेरे दोस्त हैं इस प्रश्न का जवाब देंगे। कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां जो है जो एक समान लंबाई की हैं, ठीक है, एक ही समान की लंबाई की हैं, दोनों की लंबाई मतलब बराबर है, एक ही दिशा में समांतर रेखाओं में क्रमशः जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा मतलब दूसरी जो ट्रेन है वो 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, तेज रेलगाड़ी जो है दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकेंड में पार कर सकती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ये हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो अब जो है ये प्रश्न है आप लोगों के समय और दूरी से। ठीक है, और समय और दूरी से आप लोगों को मालूम होगा कि हर एक जो है शिफ्ट में एक प्रश्न दिया जाता है। हर एक शिफ्ट में जो है आप लोगों को एक प्रश्न तय है कि आपसे पूछा जाएगा। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इस तरह के प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो ये जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, यदि क्लास आप लोगों को बेहतर लग रहा है तो डेली जो है ये क्लास आपको शाम को मिलेगा 8 PM पे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि रेलगाड़ी जो है एक समान की है। ठीक है, मतलब दोनों रेलगाड़ी जो बनाया गया है ये दोनों जो है एक ही बराबर की रेलगाड़ी है। ठीक है, और दोनों जो है एक ही दिशा में जा रही है, मतलब एक ही तरफ ये जा रही है। ठीक है, दोनों जो है दोनों किधर जा रही है, इधर। ठीक है, एक ही दिशा में जा भी रही है। ठीक है, एक ही दिशा में ये जा रही है, लेकिन इसका जो है एक का स्पीड जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और एक जो है 96 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है लेकिन स्पीड में जो है फर्क है। ठीक है, लंबाई बराबर है, दोनों ट्रेनों का लंबाई जो है बराबर है, लेकिन जो है लंबाई हमको मालूम नहीं है। तो हम मान लेंगे यहाँ पे कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, x। तो देखिए दोनों ट्रेन का x ही होगा। क्यों? क्योंकि बोला गया है पहले ही कि दोनों ट्रेनों की लंबाई जो है बराबर है। तो एक ट्रेन का अगर x है तो दूसरा का भी x ही होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो जब भी एक ही दिशा में दोनों ट्रेन चलेगा तो इसके जो है चालों का अंतर हो जाएगा। चालों का क्या होगा, अंतर। ठीक है, चालों का अंतर होगा तो देखिए 36 के स्पीड से एक चल रहा है और उसी दिशा में 96 का जो है एक और ट्रेन चल रहा है। मतलब जो है यहाँ पे कुल अगर इसमें स्पीड निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0, 9 में से 3 जाएगा 6, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जो है यहाँ पे इनके बीच की दूरी होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को मिल गया स्पीड। ठीक है, चाल कितना मिला ट्रेनों का, तो कहिएगा चाल जो है यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा मिला। ठीक है, और यहाँ पे जो है समय कितना लगा है ट्रेन को पार करने में, तो कहिएगा समय जो है टाइम आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पे 36 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ये जो है किलोमीटर में है। ठीक है, और ये जो है आप लोगों के सेकेंड में दिया गया है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आप लोगों को चेंजिंग करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उत्तर भी आपको मीटर में दिया गया है तो इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए 60 जो लिखा गया है उसको किलोमीटर में से मीटर में चेंज करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, इसको आप लोगों को 5/, जो है 18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 5/18 से गुणा कर दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6 दहा का 60 और 3 छक्का 18। ठीक है, 3 हो गया। तो ये आप लोगों को मिल जाएगा कितना, 50/3। ठीक है, 50/3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसकी चाल कितनी है, तो 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या बोला गया है कि इसकी रेलगाड़ी की जो है रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। ठीक है, तो लंबाई मतलब हो गया दूरी निकालना है। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है अब लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा 50/3 लिखा गया है क्या, चाल, और समय कितना लिखा है 36। पहले आप लोग याद रखिएगा कि चाल कितना दिया है, तो 50/3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं दूरी। ठीक है, ट्रेन की लंबाई हमको निकालना है मतलब दूरी निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे दूरी बराबर क्या होता है यहाँ पे। अब
अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूरी कितना हो जाएगा यहाँ पे पहले समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तो ट्रेन कितनी है आप लोगों के पास, 2, ठीक है, तो 2x हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे चाल इसका कितना है, तो ये हो जाएगा दूरी बराबर कितना होता है, यहाँ पे होता है चाल और गुणे समय, लिख देता हूँ यहाँ पे, चाल गुणे समय होता है। तो चाल कितना था, 50/3 था, और समय कितना लगा है, 36 सेकंड। यहाँ से ये कितना मार्क में जाएगा, 12×5 = 60, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 12×3 = 36। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 के पहाड़े में ये कट जाएगा 50, 25 मर्त में, ठीक है। 25 में 12 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे एक ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी, 12×5 = 60 और 12×2 = 24 और 6 = 30, ठीक है। यानी एक ट्रेन का जो लंबाई, प्रत्येक ट्रेन लिखा गया है तो प्रत्येक ट्रेन की जो लंबाई होगी ये जो है आप लोगों को कितना हो जाएगा, 300 मीटर। अब देखिएगा यहाँ पे बोलिएगा कि 2x क्यों लिखे गए हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है 2 ट्रेन है, ठीक है, और समान दिशा में है तो दोनों को पार करना। जैसे में यहाँ पे ट्रेन चल रही है तो ये दोनों जो है दूरियां जोड़ना पड़ेगा दोनों ट्रेनों को, क्योंकि दोनों ट्रेनों की दूरी पार करना पड़ेगा, तभी ट्रेन जो है यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पार होगी, ठीक है। इसलिए 2x हो गया, एक ट्रेन का x है तो दूसरी ट्रेन का भी x होगा, क्योंकि ये बोला गया है लंबाई समान था, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। कह रहा है कि दीपक और जो है प्रदीप, ठीक है, कि वर्तमान आयु का अनुपात जो है यहाँ पे आप लोगों को 3:5 है, तथा जो है इनकी आयु का योगफल जो है 80 है, ठीक है। 10 वर्ष बाद जो है इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आयु से रिलेटेड जो है आप लोगों को मालूम है कि किसी भी एग्जाम में यदि आप जाइएगा तो एक प्रश्न तो 100% तय है कि पूछने वाला है, ठीक है। और ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपके एग्जाम से आप एग्जाम में पूछे गए हैं, तभी जो है यहाँ पे आप लोगों को कराया जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो ये भी प्रश्न आप लोग को बन जाएगा, ठीक है। देखिएगा, एक है दीपक को डी से लिख देता हूँ, प्रदीप को पी से लिख देता हूँ, ठीक है। इनके आयु का अनुपात कितना है, 3:5। मतलब जो है अनुपात में जब भी एज हो तो इसके पहले एक्स या वाई या ABCD के किसी भी अक्षर को हम लगा सकते हैं, ठीक है। कह रहा है तथा इनकी आयु का योगफल, ठीक है, इनके आयु का योगफल। तो देखिए इनके आयु क्या है, एक का है 3x, एक का है 5x, ठीक है। इनका योगफल यदि हम करते हैं तो ये बोल रहा है कि 80 होगा, ठीक है। तो हम दोनों को योगफल मतलब होता है जोड़, ठीक है। तो दोनों के आयु को हम क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। तो अब जोड़ने पर यहाँ पे हमको मिल रहा है कि 3 और 5 8 हो रहा है, ठीक है। ये कह रहा है 80 हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से कट जाएगा तो x का वैल्यू मिल गया कितना, 10। तो कोई पूछेगा इसका एज कितना है, तो x के जगह पे 10 रखेंगे तो 3×10 और इसका एज कोई पूछ देगा आपसे तो यहाँ पे x के जगह पे 10 रखेंगे तो 5×50। मतलब प्रदीप है आप लोगों का 50 वर्ष का, और यहाँ पे जो लिखा गया है क्या, दीपक, तो ये है 30 वर्ष का। अब जो है एज मिल गया, कह रहा है 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। 10 वर्ष बाद जो है इनके आयु का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो अभी तो फिलहाल ये 30 वर्ष का है तो ये हो जाएगा अब 40 वर्ष का, ठीक है। ये है 50 वर्ष का, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 60 वर्ष का। ये 10 वर्ष बाद का पूछा है, अनुपात निकालना है तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 जो है 2 के पहाड़ा में 2 वर्त में कटेगा, 6 जो है यहाँ पे 2 के पहाड़े में 3 वर्त में कटेगा, यानी 2:3। 2:3 जो है आप लोगों का राइट उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को किस में दिया गया है, तो डी में। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलेगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, ठीक है। क्या बोला गया है, आप लोगों का 30वां प्रश्न आ चुका है आज के डेट में सामने। कह रहा है कि जो है 25 पेन का जो है क्रय मूल्य यहाँ पे उन मूल्य जो है उनमें से 20 पेनों के विक्रय मूल्य के जो है बराबर है, ठीक है। 25 पेन का जो क्रय मूल्य है वो जो है 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है, ठीक है।
इसका मतलब कहने का ये हो गया कि 25 पेन का जो आप लोगों का क्रय मूल्य है सीपी है, ठीक है, वो जो है 20 जो है पेन के एसपी के बराबर है, ठीक है। एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य और जो है सीपी मतलब होता है यहाँ पे क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रय मूल्य का मतलब और विक्रय मूल्य का मतलब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि क्रय मूल्य होता है सीपी, सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य, एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे हम लोग 25 वस्तु कीन रहे हैं और 20 वस्तु बेच रहे हैं, तो ये बराबर हो रहा है। तो कोई पूछेगा यहाँ पे कि क्रय मूल्य आपको कितना हुआ, तो यहाँ से हम बताएंगे बराबर के इस तरफ जो होगा वो सीपी का वैल्यू हो जाएगा। सीपी मतलब हो गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यहाँ से आपको 20 मिला और जो है कोई पूछ देगा कि यहाँ पे विक्रय मूल्य आप लोगों को यहाँ से विक्रय कितना हुआ विक्रय मूल्य, तो आप कहिएगा 25, ठीक है। तो अब देखिए 20 वस्तु आप किने हैं और 25 में बेच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रय मूल्य का निकल रहा है, यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो 20 रुपए में कोई वस्तु समझ लीजिए किने हैं और 25 में बेच रहे हैं, तो आपको लाभ होगा या हानि होगा, ये पहले बताइए। तो आप कहिएगा कि आपको लाभ हुआ है, ठीक है, लाभ होगा, क्योंकि 20 में किन के 25 में बेचेंगे तो आपको फायदा होगा, तो फायदा को बोलते हैं लाभ। कितने का फायदा होगा, तो कहिएगा 5 का, ठीक है, 5 का ही आपको लाभ मिलेगा यहाँ पे। अब कितने के ऊपर मिलेगा, तो कितने में किने हैं उसी के ऊपर मिलता है, ठीक है। तो कितने में हम वस्तु को किन रहे हैं, 25 में, और परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 20 के पहाड़े में 100 कितने बार में आता है, तो 5 बार में, 20 पचे 100 हो गया, ठीक है, 20 पचे 100। अब जो है यहाँ पे 5 और 5 बचा है, तो 5 गुणे 5 यदि हम कर देते हैं तो 5 पचे कितना हो गया, 25, यानी कि हमको बताना है यहाँ पे कितना परसेंट का लाभ हुआ है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो लाभ हम लोगों को मिल रहा है वो जो है आप लोगों के 25% का जो है लाभ हो रहा है, जो कि आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन में, ठीक है। सी ऑप्शन में जो है आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट उत्तर दिया गया था। तो आप लोग जो है इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सी ऑप्शन की तरफ जाइएगा, क्योंकि ये यहाँ पे सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, ठीक है।